आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने पढ़ना है नॉन बीटा लैक्टेम। अच्छा, पीछे हमने जितना भी चैप्टर में पढ़ा था उसमें बीटा लैक्टेम हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको सारी बातें बता दी कि किस तरह वो काम करता है। ठीक है, बीटा लैक्टेम में हमने क्लासिफिकेशन उसकी पढ़ी थी, जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने फिर उसमें बीटा लैक्टेम में हमने पढ़ा था कि हमारे पास पेनिसिलिन आ जाती है, सेफलोस्पोरिन आ जाती है और मोनोबैक्टीरियम आ जाते हैं। ठीक है, और कार्बापेनियम आ जाता है। ये हमारे पास हमने पढ़ लिया था। फिर हमने बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर देख लिया। अब लास्ट में हम देख रहे हैं थर्ड क्लासिफिकेशन जो कि सेल वाला इनहिबिटर है, उसमें हमारे पास नॉन बीटा लैक्टेम आ जाती है, वैनकोमाइसिन वगैरह। ठीक है, तो ये नॉन जो बीटा लैक्टेम होती है ये कैसे काम करती है इसको अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास नॉन बीटा लैक्टेम है इसमें हमारे पास वैनकोमाइसिन आ जाती है, फास्फोमाइसिन आ जाती है, डेप्टोमाइसिन आ जाती है और लाइपोग्लाइकोपेप्टाइड आ जाते हैं, साइक्लोसिलिन आ जाते हैं। ठीक है, मेन फोकस हमारा है वैनकोमाइसिन, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने वैनकोमाइसिन को समझना है। ठीक है, होता क्या है कि हमारे पास जो वैनकोमाइसिन कैसे काम करती है कि सेल वाल का स्ट्रक्चर देखें तो नॉर्मली हमारे पास ऐसे होता है। मैंने अगर सिंपल से बताऊँ, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या होती है, सेल वाल होती है। ठीक है, सेल वाल होती है, तो सेल वाल में क्या होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर्स होती हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा बड़ा करके देखिए, इसको मैं एनहांस करके आपको दिखा देता हूँ तो कैसे होता है कि ये जो होते हैं ना ऊपर लेयर, वो ऊपर लेयर किसकी होती है, ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, इनमें क्या होता है, ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड होता है। इसके साथ नीचे नीचे हमारे पास क्या लगे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जो होते हैं ना, पेप्टाइड अमाइनो एसिड यहाँ पे लगे होते हैं। क्या होते हैं, अमाइनो एसिड लगे होते हैं यहाँ पे। और आपको पता है दो अमाइनो एसिड के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये करती क्या है, ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड, ये हमारे पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। और ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड है। क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करती है, जो वैनकोमाइसिन है, इनके पॉसिबिलिटी होती है कि ये दो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है जो कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड ये बना रहा होता है, और इसके अलावा जो यहाँ पे ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड बना रहा होता है, ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन जो होती है प्रोसेस, इन दोनों को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वैनकोमाइसिन क्या कहते हैं, इन दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देते हैं। कैसे, क्या हम इसको कहते हैं कि ये इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट कर देते, क्या चीज़ को इनहिबिट करता है, साथ साथ बताएं, शाबाश, ट्रांस पेप्टाइडेशन और ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देते, इनहिबिट कर देते, कौन, वैनकोमाइसिन। ठीक है, अब इन दोनों को इनहिबिट कैसे करते हैं, ये यहाँ पे असल में होते हैं क्या, यहाँ पे इधर लगा होता है डी एलानिन। ये जो आखिर वाले अमाइनो एसिड होते हैं ना, ये कौन से होते हैं, डी एलानिन अमाइनो एसिड है, डी एलानिन। अब ये डी एलानिन अमाइनो एसिड के साथ वैनकोमाइसिन जाके यहाँ पे अटैच हो जाती है और क्या करती है, यहाँ पे ट्रांसपेप्टाइडेशन ग्लाइकोसाइलेशन को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। तो ये जो दो चीज़ें इनहिबिट हो जाएंगी तो जो सेल वाल का स्ट्रक्चर है वो इंटेग्रिटी उसकी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, इंटेग्रिटी उसकी नहीं रहेगी। ठीक है, अब इस तरह ये वैनकोमाइसिन काम करती है। अभी इसकी रेजिस्टेंस कैसे होती है, अच्छा ये देखो, वैनकोमाइसिन हम जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग्स है, और जब दूसरी ड्रग्स काम नहीं कर रही होती, जैसे मरसा स्टैंड है, मैथिलीन रेजिस्टेंट हमारे पास सेफ ऑरियस होता है, उसमें हम क्या देते हैं, वैनकोमाइसिन देते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, बैक्टीरिया इसके खिलाफ भी, वैनकोमाइसिन के खिलाफ भी रेजिस्टेंस उनमें पैदा होगी। कैसे, वो क्या कहते हैं, ये जो डी एलानिन अमाइनो एसिड है, जहाँ पे वैनकोमाइसिन डी अमाइनो एसिड पे अटैच होती है, ये क्या कहते हैं, डी अमाइनो एसिड को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डी एलानिन जो अमाइनो एसिड है उसको चेंज कर देते हैं, किस चीज़ के साथ, लैक्टेट के साथ। तो जब लैक्टेट के साथ चेंज हो जाएगा तो उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, तो वैनकोमाइसिन वहाँ पे अटैच नहीं हो सकेगी, इस तरह ये रेजिस्टेंस पैदा होती है। ठीक है, पहला ये काम करती है। दूसरी ये कहती है कि उसकी एंट्री को प्रिवेंट कर देते हैं। एंट्री कैसे प्रिवेंट करती हैं, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर इनको काफ़ी ज़्यादा थिक कर देते हैं। कैसे एंट्री प्रिवेंट होती है, थिक कर देती हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर को। ठीक है, इस तरह ये क्या कहते हैं, इसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है वैनकोमाइसिन में। अब इसके स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये अब देखने में तो लगता है कि वैनकोमाइसिन तो काफ़ी अच्छी ड्रग है, जब हम कोई भी दूसरी रेजिस्टेंस होती है उसमें दे सकते हैं तो इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा, नहीं, स्पेक्ट्रम इसका नैरो है लेकिन ये इफेक्टिव ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका स्पेक्ट्रम क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है। ठीक है, ये आपने बात याद रखें। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मरसा स्टेन में यूज़ करते हैं। मैथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस, ये आपने नाम याद करना है, एक दो दफ़ा ऐसे क्विज़ में इसी तरह नाम भी पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यूज़ करते हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ नमूनी।
कि PRSP से क्या बनता है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ निमोनिया, इसके खिलाफ यूज़ करते हैं। मेथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफ और इसमें यूज़ करते हैं मेथिसिलिन, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको अब ये बाज़ क्या हो सकती है, इसके खिलाफ भी जो होते हैं रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। तो हम उस वक्त कहते हैं कि क्या हो गया, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस जो होता है ना, एंटेरोकोकस हो, जो सेपिशी हो सकती है वो वैंकोमाइसिन जो है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है एंटेरोकोकस में। तो हम उस स्पीशीज़ को कहते हैं वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है, ठीक है। आपने याद रखें मरसा में यूज़ कर सकते हैं, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस क्या हो सकती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में यूज़ कर सकते हैं इनको, ठीक है। अब इसकी एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। एडवर्स इफेक्ट में क्या आ जाता है, एक तो इसमें एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है रेड मैन सिंड्रोम, याद रखना है, MCQs में पूछ लेते हैं रेड मैन सिंड्रोम, क्योंकि फ्लैशिंग हो जाती है, बिल्कुल बंदा रेड हो जाता है, ठीक है, रेड मैन सिंड्रोम हो जाता है। इसके अलावा न्यूरोटॉक्सिटी हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिटी हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिटी हो सकती है। और इसके अलावा फ्लेबाइटिस हो सकता है और ऑटोटॉक्सिटी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं फास्फोमाइसिन के। फास्फोमाइसिन कैसे काम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एक चीज़ होती है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है EPT। ये होता है इनोल पायरोवाइल फास्फेट। क्या है इसका नाम, क्या है, इनोल पायरोवाइल ट्रांसफेरेज। ये आपने सिंपल याद रखना है, ये एक एंजाइम होता है इनोल पायरोवाइल ट्रांसफेरेज जो कि सेंसिस में इन्वॉल्व होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ये किधर इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर सेंसिस। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जो है, जो सेल वाल का कंपोनेंट है उसकी, ये क्या कहते हैं, उसमें इन्वॉल्व होता है। तो हम क्या कहते हैं, ये जो फास्फोमाइसिन है इसको इनहिबिट कर देती है। इनोल पायरोवाइल ट्रांसफेरेज जब इनहिबिट हो जाता है तो वो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर की सेंसिस नहीं हो सकती, क्योंकि ये इन्वॉल्व है, तो उसमें उसकी वजह से क्या होता है, सेल वाल के स्ट्रक्चर की सेंसिस नहीं हो सकती, और वो इस तरह ये एंटी सेल वाल जो है ये काम करती है, ठीक है। अब इसकी एक्टिविटी कहाँ पे हो सकती है, एक्टिविटी की बात करें तो ये ज़्यादातर हम UTI में यूज़ करते हैं। उसकी वजह क्या है, UTI में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। UTI क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो होती है ना एक्टिवली एक्सक्रीट वाया यूरिन में ये क्या होते हैं, एक्टिवली सिक्रीट होते हैं। तो क्या होते हैं, जैसे ब्लैडर की कोई इन्फॉर्मेशन हो गई या कोई भी इन्फेक्शन UTI का हुआ है तो उसमें हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, या चॉइस है इन अक्यूट सिस्टाइटिस। ये जो अक्यूट एकदम किसी को ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होगी तो उसमें हम फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग कौन है, फास्फोमाइसिन, ये याद रखें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डेप्टोमाइसिन की। अब ये डेप्टोमाइसिन है, ये क्या है, ये एक साइक्लिक लाइपोपेप्टाइड है। क्या है, साइक्लिक लाइपोपेप्टाइड है। और ये करता क्या है, इसका यूज़ क्या है, आपने यूज़ इसका याद रखना है कि जो वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकाई है ना, जो वैंकोमाइसिन के में भी रेजिस्टेंस इसमें पैदा होते हैं, एंटेरोकोकाई स्पीशीज मैंने जो बताई है, ठीक है। ये यूज़ होते हैं वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकस में ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको यूज़ कर सकते हैं मरसा में। मरसा तो आपने पढ़ा होगा इतनी मरतबा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में इसमें क्या आ जाती है, आपने याद है कि एडवर्स इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता है, मसल डैमेज कर देता है। इसलिए जब भी इस पेशेंट को डेप्टोमाइसिन देते हैं तो हम उसका कैरेटिन काइनेज उसका क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, ठीक है। कैरेटिन काइनेज ज़्यादा हो जाता है जब मसल डैमेज होता है, क्योंकि कैरेटिन काइनेज मसल में मौजूद होता है, तो कैरेटिन काइनेज को हम देखते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया डेप्टोमाइसिन। अब लास्ट बात करते हैं ग्लाइकोपेप्टाइड। इसमें हमारे पास आ जाते हैं टेलवेंसिन, ओरिटावेंसिन एंड डेल, ये डी है, ठीक है, डेल्बावेंसिन, ठीक है। ये वेंसिन फैमिली आ जाती है, टेलवेंसिन, ओरिटावेंसिन एंड डेल्बावेंसिन। अब जो ये यूज़ कहाँ होती है आपने याद रखना है, ये हमारे पास यूज़ होती है वैंकोमाइसिन अल्टरनेटिव टू ये पहले तो बात है, ये अल्टरनेटिव यूज़ होती हैं, अल्टरनेटिव टू वैंकोमाइसिन,
वैनकोमाइसिन के अल्टरनेशन में हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डेप्टोमाइसिन भी हम जो है ये भी जो होते हैं डेप्टोमाइसिन भी अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं वैनकोमाइसिन में, ठीक है। अच्छा, ये यूज़ कहाँ होती है, इसका यूज़ की बात करें तो ये हम यूज़ होती है ABSSIs में। ये क्या होते हैं, ये होते हैं एक्यूट, ए से एक्यूट, बी से बैक्टीरियल, acute bacterial skin, acute bacterial skin and skin structure infection। कहाँ यूज़ होती है, ABSSI में। ABSSI क्या होता है, acute bacterial skin and skin structure infection। यह आपने ऐसे इसका नाम याद रखना है। इसमें हम यूज़ करते हैं किसको, टेलवेंसिन को। अब ये टेलवेंसिन को तो यूज़ कर सकते हैं। ये जो दूसरी दो ड्रग्स हैं जिसका नाम है ओरिटावेंसिन एंड डेल्बावेंसिन, ये क्या है, ये जो है ना इसको भी हम ABSSIs में दे सकते हैं, लेकिन इन सिंगल डोज, मतलब सिंगल डोज देंगे। इनका इतना लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है कि सिंगल डोज देने से ये जो ड्रग है इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है कि इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इतना ज़्यादा होता है कि सिंगल ड्रग एक डोज में हम क्या कर सकते हैं, एक्यूट बैक्टीरियल स्किन एंड स्ट्रक्चर इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। लास्ट में हमारे पास है साइक्लोसिलिन। इसका सिर्फ एक ही चीज़ आपने याद रखनी है, ये हमारे पास क्या होती है, सेकंड लाइन ड्रग होती है। सेकंड लाइन ड्रग या थेरापी होती है फॉर टीबी में हम जो है ना ये सेकंड लाइन ड्रग के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हो गया। काफ़ी ज़्यादा लंबे चैप्टर की वीडियो बन गई है, लेकिन ये चैप्टर की जितनी ज़्यादा वीडियो लंबी बनी है उतना ही ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक चीज़ आपको पढ़ा दिया। अगर इसी साथ नोट्स बना लें आप, बेशक चैप्टर रीड ना करें तो इंशाल्लाह आपका अच्छे नंबरों से ये चैप्टर हो जाएगा और इंशाल्लाह इस जो है चैप्टर के हर MCQs हो जाएगा। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।